गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। क्या हाल है भाई आप लोगों के? बढ़िया, फसला, शानदार, जानदार, एकदम झकास। अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। केडी यादव, सचिन, अंटिमा, राहुल, आकाश, पवन, निधि, गौरव, श्याम, सचिन, विक्रांत, गुलशन, गौतम। अब वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। कैसे हो भाई आप सभी? गुड, एकदम बढ़िया, फसला, शानदार, जानदार, एकदम झकास। हाँ जी, जय माता दी, जय माता दी टू ऑल। लेट्स रॉक। यस। तो भैया हम लोगों ने कल एनालिटिकल रीजनिंग चैप्टर शुरू किया है, और नॉन वर्बल को खत्म करने के बाद हम एनालिटिकल पर पहुंच गए है ना। अब हम उल्टा जा रहे हैं, जो सबसे लास्ट में उसको सबसे पहले खत्म कर रहे हैं, फिर एनालिटिकल, और बाद में हम वर्बल रीजनिंग को खत्म करेंगे। तो नॉन वर्बल में आपके 5 क्वेश्चन मैंने सॉलिड करवा दिए। एनालिटिकल रीजनिंग के भी बेटा 0 to 5, 0 to 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन। अब रेलवे के एग्जाम्स आ रहे हैं, तो रेलवे के एग्जाम्स में एनालिटिकल रीजनिंग के काफी क्वेश्चंस आते हैं, है ना। तो रेलवे वालों को बहुत फायदा होने वाला है एनालिटिकल रीजनिंग पढ़ने के बाद। बिल्कुल फायदा होगा, डेफिनेटली फायदा होगा। तो कल का लेक्चर जिस बच्चे ने नहीं देखा, तो सबसे पहले तो बच्चा कल का लेक्चर आप लोग जरूर देख लो, है ना। हाँ जी। तो हमने स्टेटमेंट एजम्पशन से शुरुआत करी, और कल मैंने 5 क्वेश्चन आपको कराए थे। और वो 5 क्वेश्चन थे जिसमें मैंने आपको बोला था कि आपका एक भी क्वेश्चन सही नहीं होगा, क्योंकि उन 5 क्वेश्चन तो सिर्फ आपको सीखना ही सीखना है। समझ रहे हो? जिसके एक क्वेश्चन ठीक भी हो गया था वो बच्चा परफेक्ट था, उसमें कोई कमी नहीं थी किसी भी प्रकार की। और अगर एक से ज्यादा ठीक हुए तो आप सुपर कैटेगरी में आ रहे थे। अजम्पशंस की अगर हम बात करें, तो आजकल जो एग्जाम में अजम्पशंस होते हैं वो अजम्पशंस कम कंक्लूजन होते हैं। आजकल एग्जाम में जो अजम्पशंस होते हैं, बेसिकली वो अजम्पशंस कम कंक्लूजन्स ही होते हैं। समझ रहे हो? यानी कि जो भी होगा वो डायरेक्ट होगा, डायरेक्ट। इनडायरेक्ट अजम्पशन आजकल गलत माने जाते हैं। तो जितने भी अजम्पशन सही होंगे सारे के सारे डायरेक्ट अजम्पशन होने चाहिए। ठीक है, डायरेक्ट के डायरेक्ट, डायरेक्ट डायरेक्ट का मतलब क्या है? जो डायरेक्टली स्टेटमेंट से रिलेटेड हो, जिसकी जानकारी स्टेटमेंट में दी गई हो। हमें हमेशा स्टेटमेंट के फेवर में रहना होता है, हमें हमेशा स्टेटमेंट के फेवर में रहना होता है। कभी भी स्टेटमेंट के अगेंस्ट हमें नहीं जाना है। हम स्टेटमेंट के अपोजिट नहीं जा सकते, उसका विरोधाभास नहीं कर सकते। हम कभी इलॉजिकल नहीं बातें कर सकते हैं, अमान्य। क्योंकि जो इनडायरेक्ट है ना, जो इनडायरेक्ट अजम्पशन है, अब वो इलॉजिकल तरीके से चले जाएंगे। बस इन 3 मोटी मोटी बातों का ध्यान रखना है, और कुछ नहीं रखना है। स्टेटमेंट एजम्पशन में ये 3 बातें आपको ध्यान में होनी चाहिए। पहली बात फेवर में, दूसरी बात, तीसरी बात, है ना। और एक और बात बहुत जरूरी, हम कभी भी किसी भी गवर्नमेंट का, है ना, हम कभी भी किसी भी गवर्नमेंट का क्या नहीं कर सकते? विरोध नहीं कर सकते। हम कभी भी सुप्रीम कोर्ट, यूनाइटेड नेशन और किसी भी हायर अथॉरिटी के खिलाफ कुछ नहीं कह सकते। समझ रहे हो? है ना। हमें फेवर में रहना है, हम अगेंस्ट नहीं जा सकते, हम इलॉजिकल नहीं हो सकते, और हम गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट, यूनाइटेड नेशन, हायर अथॉरिटी, किसी के भी खिलाफ एक शब्द नहीं बोल सकते, है ना। हम्म। लाइव क्लास का पीएनजी बेटा मिल तो जाता है। लाइव क्लास का पीएनजी, पुरानी क्लास की पीएनजी शो होती है जब 3 पॉइंट है ना, आप उन 3 पॉइंट पे क्लिक करो, है ना, वहां पर आपको लाइव क्लास की पीएनजी मिल जाएगी। और आपकी लाइव क्लास की पीएनजी क्लास में खुद शो होने लगती है। क्लास में भी तो शो होने लगती है, नहीं शो होती। तो कल की डेट क्या थी? कल की डेट थी 8 अक्टूबर। ठीक है, और कल हमने ज्यादा क्वेश्चन नहीं किए थे, सिर्फ 5 क्वेश्चन मैंने आपको कराए थे। ठीक है, 5 क्वेश्चन भैया हमने कराए थे आप लोगों को। अब हम चलते हैं उसके आगे, और एक एक क्वेश्चन को बखूबी बहुत अच्छे से आप लोगों को ना सॉल्व करने का मौका मिलेगा। आप तसल्ली से आराम से क्वेश्चन को पढ़ना, और अपनी नोटबुक में उस क्वेश्चन का ना आंसर लिख लेना। फिर हम चेक करेंगे कि वो आंसर आपका सही है कि गलत है। लेकिन मेरे एक्सप्लेन करने से पहले आप लोग आंसर लिख लेना, क्योंकि मैं एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद अगर आप आंसर लिखोगे, है ना, तो गड़बड़ हो जाएगी। तो मेरी एक्सप्लेनेशन से पहले ही आप लोग आंसर पढ़ लेना। नॉन वर्बल में जो मिक्स प्रैक्टिस की पीडीएफ है वो अपलोड करवा दूं? अच्छा, नॉन वर्बल रीजनिंग में मैंने आपको वो अपलोड नहीं करवाई ना। चलो अपलोड करवा देता हूँ। नॉन वर्बल रीजनिंग में प्रैक्टिस सेट की वो पीडीएफ अपलोड करवा देता हूँ, कोई बात नहीं।
मैं भूल गया, नॉन वर्बल में, नॉन वर्बल की करवा देता हूँ हर बैच में, हर बैच में डाल देता हूँ बेटा, है ना। तुम्हारे हर बैच में काम आ जाएगी वो नॉन वर्बल। और बेटा तुम्हें जानकर खुशी होगी, मैं पूरे 500 क्वेश्चन की पीडीएफ डलवा रहा हूँ, ठीक है। पूरे 500 क्वेश्चन की पीडीएफ, प्रैक्टिस पीडीएफ हर बैच में डलवा रहा हूँ नॉन वर्बल की, ठीक है। चलो, जिंदगी के मजे लो तुम लोग भी क्या याद रखोगे। आराम से इस क्वेश्चन को पढ़ो, तसल्ली से पढ़ो, हड़बड़ाहट और घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ जी, बिल्कुल भी टेंशन लेने की आप लोगों को जरूरत नहीं है, बिल्कुल रिलैक्स होके पढ़ो, रिलैक्स होके। आप लोग सारे के सारे आंसर लिख लो बेटा। गोविंद, ये जो नॉन वर्बल की फाइल है ना, मेरे जितने भी बैचेस चले ना, हर बैच में प्रैक्टिस सेट में अपलोड कर दो, जितने भी मेरे रनिंग बैचेस हैं करेबल एप्लीकेशन पर, हर बैच में, ठीक है। और मेंस में भी डाल देना, और ये जो मैथमेटिकल रीजनिंग है ना, ये मेंस में अपलोड कर देना, ठीक है ना। हम्म। हाँ जी, चलिए साहब, तो कुछ बच्चों ने आंसर दिया है, इसके नोट्स नहीं बनाने हैं, कुछ बच्चों ने आंसर दिया है ऑप्शन ए, और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का जो आंसर है वो है बी। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट मतलब 99% जो बच्चों के आंसर आ रहे हैं वो बी आ रहा है। मेजोरिटी का आंसर बी है। कुछ बच्चे हैं जो सी की तरफ जा रहे हैं, मतलब एक ही बच्चा है मेरे ख्याल से, और एक आध बच्चा है जो ऑप्शन ए की तरफ जा रहा है, लेकिन 99% बच्चों का आंसर क्या है, 99% बच्चों का आंसर है ऑप्शन बी। शहर में अगले दिन आयोजित होने वाले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच के टिकट खरीदने के लिए बहुत बड़ी संख्या में लोग लाइन में खड़े हैं। देखो, कल तुम्हारे शहर में ओडीआई होने वाला है, वनडे इंटरनेशनल मैच, जिसकी टिकट खरीदने के लिए ना लंबी कतार लगी है, लोगों की लंबी कतार, कि टिकट दो, टिकट दो, टिकट दो, है ना, लंबी कतार लगी है, लंबी कतार। चलिए साहब, तो पहला जंक्शन है, नो अदर वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच में बी प्लेड इन द सिटी फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ। अगले 6 महीने में हो सकता है कोई और मैच नहीं होगा, इसीलिए इस मैच को देखने के लिए इतने सारे लोगों की भीड़ लगी है। जिन बच्चों का ऑप्शन ए है, वो बच्चे मुझे एक बात बताओ बेटा, तुम कोई भी मूवी क्यों देखने जाते हो, कि तुम्हारे शहर में वो मूवी पहली बार लगी है, या तुम्हारे शहर में अगली मूवी बेटा अगले 6 महीने तक नहीं आएगी। हम कोई भी मूवी इसलिए देखने चाहते हैं कि उस मूवी की स्टोरी क्या है, उस मूवी में एक्टर कौन है हीरोइन कौन है उस मूवी में, तभी तो हम मूवी देखने जाते हैं। या ऐसे ही चल देते हो कि अरे अगले 6 महीने में क्या होगा क्या नहीं होगा, बेटा उससे क्या लेना देना तुम्हें। अगले 6 महीने में कोई मैच नहीं होगा, इसलिए तुम देखने जा रहे हो। तो जो बच्चे ऑप्शन ए आंसर दे रहे थे, जो बच्चे ऑप्शन सी आंसर दे रहे थे,
तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, अगले 6 महीने में क्या होगा क्या नहीं होगा उससे क्या फर्क पड़ता है? प्लीज बेटा प्लीज, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि एक ही कमेंट को 100 बार टाइप मत करो, 100 बार पेस्ट मत करो। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अपने कमेंट को 100 बार कर रहे हैं, 200 बार कर रहे हैं, और बैक टू बैक कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट किए जा रहे हैं, क्योंकि मुझे एक ही बच्चे, दो बच्चों का नाम बार बार दिखाई दे रहा है जो मल्टीपल कमेंट्स किए जा रहे हैं। तो प्लीज, है ना, ऐसा मत करो, वरना तुम फिर अगली बार से एक भी कमेंट नहीं कर पाओगे। एक दो तीन बार कमेंट करो बस, इससे ज्यादा मत करो। मेजोरिटी ऑफ दोज हु स्टूड इन द क्यू मे बी एबल टू गेट टिकट फॉर द वन डे। कह रहे हैं कि हो सकता है जो लोग कतार में खड़े हैं उनमें अधिकांश लोगों को टिकट मिल जाए। अच्छा, लोग कतार में क्यों खड़े हैं? टिकट खरीदने के लिए। और हम कह रहे हैं लोगों को टिकट मिल जाएगी, तो ये बात बिल्कुल स्टेटमेंट के फेवर में है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, एकदम परफेक्ट। आप लोग चेक करते रहना कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए। ठीक है, आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन था, है ना। बाद में मैं बताऊंगा कि जिसके इतने ठीक हुए वो किस लेवल पर है। तो पहला क्वेश्चन किस किस का ठीक हुआ ये सारे बच्चे अपना नोट करके लिखेंगे। चलिए साहब, क्वेश्चन नंबर 6 को दोबारा नहीं समझा रहे क्योंकि तुम लेट आए हो। बेटा, लोग टिकट खरीदने के लिए खड़े हैं लाइन में और हमने कहा सबको टिकट मिल जाएगी, तो वो अजम्पशन सही हो गया। दूसरा अजम्पशन इसलिए सही है क्योंकि लोगों को टिकट मिलेगी, और पहला अजम्पशन इसलिए गलत है क्योंकि पहले अजम्पशन में तुम क्या कह रहे हो? पहले अजम्पशन में तुम कह रहे हो, है, पहले अजम्पशन तुम कह रहे हो अगले 6 महीने को कोई और मैच नहीं होगा, है। तो अगले 6 महीने में क्या नहीं होगा क्या होगा उससे क्या फर्क पड़ता है तुम्हें? सब पढ़ा देंगे बाबू, सब पढ़ा देंगे। मैंने कब कह दिया कि आपका सिलेबस खत्म हो गया? जो टॉपिक बचे हैं वो सब पढ़ाए जाएंगे, घबराते क्यों हो? टेंशन बहुत जल्दी लेते हो तुम, इतनी टेंशन मत लिया करो, है। हाँ जी। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, दिवाली की छुट्टी कब से मिलेंगी? तुम अभी से ले लो दिवाली की छुट्टी। अरे तुम दिवाली की छुट्टी की बात कर रहे हो? कर्मचारी संघ ने अपने सदस्यों को वार्षिक कार्यक्रम से दूर रहने के लिए कहा क्योंकि प्रबंधक ने उनकी कई मांगे पूरी नहीं करी। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। तो भैया मांगे पूरी नहीं हुई तो प्रबंधक ने क्या बोला? प्रबंधक ने बोला कि तुम दूर हो जाओ। उनकी मांगे पूरी नहीं हो रही तो प्रबंधक ने कहा कि भैया तुम दूर हो जाओ, दूर। तो मांगे पूरी करोगे तभी तो काम चलेगा, है। मांगे पूरी नहीं हो रही तो प्रबंधक ने कहा कि दूर हो जाओ, दूर। हमारी मांगे पूरी करो, समझ रहे हो? हमारी मांगे पूरी करो। तो मांगे नहीं मांगी जा रही तो मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द एसोसिएशन मे नॉट अटेंड द फंक्शन। भैया जब मांगे पूरी नहीं हो रही तो हो सकता है अधिकांश लोग, जब मांगे पूरी नहीं हो रही तो हो सकता है अधिकांश लोग उस फंक्शन को अटेंड ना करें। ये बात स्टेटमेंट के फेवर में ही है, क्योंकि वो यही तो चाह रहे हैं, क्योंकि वो यही तो चाह रहे हैं कि लोग जो है फंक्शन को अटेंड ना करें, क्योंकि उनकी मांगे पूरी नहीं हो रही। कथन क्या कहता है? कथन ये कह रहा है कि जो वार्षिक कार्यक्रम हो रहा है कंपनी का उसमें जाना मत, और हम कह रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे, तो बिल्कुल स्टेटमेंट के फेवर में है। दूसरा, द मैनेजमेंट में कैंसिल द एनुअल फंक्शन, ये कह रहे हैं कि एनुअल फंक्शन कैंसिल हो जाए। देखो, एनुअल फंक्शन का मतलब है एनुअल फंक्शन जो कि हर साल होना है, और एनुअल फंक्शन में बाहर के लोग भी इनवाइटेड होते हैं। और बात यहाँ पे एनुअल फंक्शन को अटेंड करने और ना करने की हो रही है, ना कि उसको कैंसिल करने की। ये इलॉजिकल हो गया, ये इलॉजिकल हो गया। तो केवल पहला जो है ना, ओनली फर्स्ट इम्प्लिसिट, केवल पहली पूर्व धारणा अंतर्निहित है, केवल पहली पूर्व धारणा अंतर्निहित है, केवल पहली पूर्व धारणा अंतर्निहित है। चलिए साहब, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बनाओ इस क्वेश्चन को।
जी तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, आपका कोर्स लेने के बाद मेरे रीजनिंग में क्या हो गया? रीजनिंग में है, गांव में पीने के पानी की कमी की गंभीर समस्या पर चर्चा करने के लिए गांव के सरपंच ने सभी परिवार के मुखिया को बुलाया। भैया पीने के पानी की कमी हो गई है बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा पीने के पानी की कमी है, जिस पे चर्चा करने के लिए गांव के सरपंच ने किसको बुलाया? हर घर के मुखिया को बुलाया। भैया पीने के पानी की कमी हो रही है तो गांव तो है ना, सरपंच तो मुखिया को बुलाएगा ही कि नहीं बुलाएगा? हर घर के बिल्कुल बिल्कुल बुलाएगा। तो पहली पूर्वधारणा है, सर सरपंच हैड अर्लियर कॉल सच मीटिंग टू डिस्कस वेरियस प्रॉब्लम। बेटा सरपंच ने पहले भी ऐसी, अच्छा ये बताओ, पहले भी सरपंच ने ऐसी मीटिंग बुलाई थी, उससे हमें क्या लेना देना? पहले भी मीटिंग बुलाई थी, उससे क्या लेना देना हमें? पहले बताओ, पहले बुलाई थी, नहीं हम तो अभी की समस्या की बात करेंगे ना। क्यों भाई, हम तो अभी की समस्या की बात करेंगे। है दूसरा, दूसरा, मोस्ट ऑफ द हेड ऑफ द फैमिली में अटेंड द मीटिंग, है ना, कॉल्ड बाय द सरपंच। बिल्कुल ये स्टेटमेंट के फेवर में, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। और देख के इतनी खुशी हो रही है ना। एक बच्चा कहता सरपंच ने पहले, बेटा पहले क्या हुआ क्या नहीं हुआ उससे क्या लेना देना? हम आज की समस्या की बात करेंगे ना, कि आज क्या समस्या है। आज पीने के पानी की समस्या है, तो हम वार्तालाप इसकी करेंगे, पहले को क्या हुआ क्या नहीं हुआ उससे। हमें ये इनडायरेक्ट एजम्पशन हो गया, इनडायरेक्ट, और इनडायरेक्ट एजम्पशन सही नहीं करने हैं। हमें डायरेक्टली एजम्पशन जो आज की समस्या को मैनेज करेगा। समझ रहे हो? पुराने क्वेश्चन में बेटा, पुराने क्वेश्चन में ये था कि मैनेजमेंट जो है कैंसिल कर देगा, तो बेटा कैंसिल करना नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताओ, तुमने शादी करी, तुमने न्योता दिया अपनी बारात में लोगों को आने का, लेकिन उस दिन क्या हुआ? आंधी तूफान बारिश आ गई, तो तुम्हारी, है ना, तुम्हारी बारात में लोग ही नहीं पहुंचे, तुम अकेले घोड़ी पे बैठ के जा रहे हो। तो तुम एक बार बताओ, तुम अपनी शादी कैंसिल कर दोगे? क्या बारात ले जाना कैंसिल कर दोगे? अगर लोग आपकी बारात में नहीं आते हैं, नहीं शामिल होते हैं, आपका व्यवहार ऐसा था, तो क्या तुम शादी नहीं करोगे? है सर, बाराती तो छोड़ो, पंडित भी नहीं आएगा तो भी मैं शादी करूंगा। जिस घोड़ी पे जा रहा हूँ उसी घोड़ी पे भगा के ले आऊंगा। क्यों भाई, तुम्हें बारातियों से क्या लेना देना? तुम तो शादी करोगे ना। है, हाँ जी। सीजीएल में आते हैं, सीजीएल में क्यों नहीं आते भाई? तुम तो यार ऐसी बातें कर रहे हो, सीजीएल में आते हैं। हैं, सीजीएल में क्यों नहीं आते? एनालिटिकल रीजनिंग सीजीएल मेंस में नहीं आते एनालिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन। ऐसी हल्की बातें मत करो। हम्म। हाँ जी, चलिए साहब, बनाइए। अब क्रिस्टल क्लियर हो गया तुम्हारा कंसेप्ट, है जैसी तुम्हारी शादी की बात आई, तुरंत क्रिस्टल क्लियर हो गया। शादी की बात से तुम एकदम समझ गए, क्यों वैसे नहीं समझ पा रहे थे तुम? हम्म। आप पटना में आएंगे तो सबको बुक फ्री में देंगे क्या? नहीं नहीं, बेटा पटना में जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स होंगे ना वो बहुत सारे होंगे, वहां पे बुक डिस्ट्रीब्यूट करना थोड़ा सा ना मैनेजेबल नहीं हो पाएगा काम। चलिए साहब, चक्रवातीय तूफानों से सागर तटों के प्रभावित होने के मद्देनजर रखते हुए जिला प्रशासन ने तटवर्ती क्षेत्रों में बेहतर संचार प्रणाली की स्थापना का निर्णय लिया है। और बेटा जो लोग रियल में पटना में रहते हैं, या जो रियल में हमारे टीचर से मिलना चाहते हैं, वही बच्चे गूगल फॉर्म को भरेंगे, और बाकी कोई भी बच्चा गूगल फॉर्म को नहीं भरेगा। और जो गूगल फॉर्म को भरेगा सिर्फ उसी की एंट्री होनी है। समझ रहे हो? और वही बच्चा गूगल फॉर्म को भरेगा जो वाकई में वहां रह रहा होगा। तो पहला जंक्शन क्या है? द टेलीफोन कम्युनिकेशन में बी पैरालाइज ड्यू टू साइक्लोन स्टॉर्म। देखो ये क्या कह रहे हैं, चक्रवातीय तूफानों को मद्देनजर रखते हुए, चक्रवातीय तूफानों को मद्देनजर रखते हुए, है ना, सागर तटों के प्रभावित होने को मद्देनजर रखते हुए जिला प्रशासन ने तटवर्ती क्षेत्रों में बेतार संचार प्रणाली की स्थापना की है। वायरलेस कम्युनिकेशन की स्थापना की है। वायरलेस कम्युनिकेशन क्यों? क्योंकि चक्रवर्तीय तूफान आते हैं, चक्रवातीय तूफान आते हैं, क्योंकि सागर तटों के किनारे तो आपको पता ही है तूफान आते रहते हैं, तो वहां पे ना बेतार संचार प्रणाली की स्थापना करी है। वायरलेस कम्युनिकेशन सेटल किया, वायरलेस, पहले वायर्ड कम्युनिकेशन था, वायरलेस किया।
द टेलीफोन कम्युनिकेशन में बी पैरालाइज ड्यू टू साइक्लोन स्टॉर्म, सही कह रहे हैं। तो जो साइक्लोनिक स्टॉर्म होते हैं उससे जो वायर्ड कम्युनिकेशन होता है वो पैरालाइज्ड होता है। सही बात है, साइक्लोन स्टॉर्म वायर्ड कम्युनिकेशन पैरालाइज होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होता है पैरालाइज। दूसरा है बेतार संचार प्रणाली चक्रवाती तूफानों के आघात को सहन करने में सक्षम है। देखो बेतार संचार प्रणाली सक्षम है तभी तो हम बेतार संचार प्रणाली ला रहे हैं, वरना हम लाते क्यों, समझ रहे हो, वरना हम लाते क्यों। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बोथ फॉलो, है ना। देखो ये कह रहे हैं कि वायरलेस कम्युनिकेशन उसको सहन कर सकता है, बिल्कुल सही बात है। और जो वायर्ड कम्युनिकेशन है उसको सहन नहीं कर सकता। बेतार का मतलब होता है वायरलेस, बेतार, एक बच्चा कह रहा है बेतार का मीनिंग क्या है, बेतार का मतलब होता है वायरलेस, तार का मतलब क्या होता है वायर, और बे का मतलब होता है लेस, बेतार वायरलेस कम्युनिकेशन। ठीक है, वायरलेस कम्युनिकेशन। सर अब ये क्वेश्चन तो बहुत इजी लग रहे हैं, पहले तो तुम्हारी तो हवा नहीं लग रही थी इन क्वेश्चंस में, पहले तो तुम्हें क्वेश्चन समझ भी नहीं आ रहे थे, तुम्हारी हवा ऊपर से निकल रहा, अब तुम्हें इतने आसान लग रहे हैं क्वेश्चन। हाँ जी। तो यही चीज है, जब हम चीजों को अच्छे से समझ लेते हैं तो हमारे लिए फिर वो बहुत इजी हो जाता है सिस्टम, बहुत इजी सिस्टम हो जाता है। हाँ जी। चलिए साहब, तो मेरे दोस्तों हाल ही में स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में आई जबरदस्त गिरावट की जांच के लिए भारत सरकार ने एक संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया। जो हमारा स्टॉक मार्केट है ना वो अचानक से क्रैश हो गया, और जब स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया तो उसके लिए कमेटी बनाई गई है। क्योंकि देखो पहले होता था कि पहले अचानक से स्टॉक मार्केट बहुत ऊपर उठ जाए या पहले अचानक से स्टॉक मार्केट गिर जाए, ये पहले होते था। लेकिन अब ऐसा नहीं होता, अब ना पूरा रेगुलेशन होता है गवर्नमेंट के द्वारा, अब उसको गवर्नमेंट रेगुलेट करती है। तो इसीलिए है ना, एकदम अचानक से अगर स्टॉक मार्केट में गिरावट आई है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ उसके फॉल्ट है। उसके लिए उसकी जांच के लिए कमेटी बनाई गई है। तो पहला, द मेंबर्स ऑफ द कमेटी में प्रोसेस रिक्वायर एक्सपर्टाइज टू कैरी आउट द इन्वेस्टमेंट। ये कह रहे हैं जो कमेटी के मेंबर्स हैं उनके पास, है ना, उनके पास एक्सपीरियंस है और वो एक्सपर्ट हैं। तो सही बात है भैया, जो मेंबर्स है कमेटी के वो एक्सपर्ट ही होंगे तभी तो कमेटी बनाई, वरना हम कमेटी क्यों बनाते। भाई कमेटी के जो मेंबर हैं वो एक्सपर्ट होंगे तभी तो कमेटी बनाई गई है ना। हाँ जी। दूसरा, द पीपल रेस्पॉन्सिबल फॉर द क्रैश में डिस्ट्रॉय ऑल देयर डॉक्यूमेंट। ये कह रहा है कि जो लोग इसमें शामिल हैं वो अपने डॉक्यूमेंट को ना डिस्ट्रॉय कर देंगे कमेटी के हाथ लगने से पहले अपने, है ना। टेलीफोन कम्युनिकेशन का तो कोई जिक्र नहीं है, टेलीफोन कम्युनिकेशन का जिक्र है तो सही, क्यों नहीं था। आहा, तेरा the district authority has decided to set up wireless communication along the coastline in view of the cyclonic storm hitting the coast। ये क्या कह रहे हैं कि हम वायरलेस कम्युनिकेशन को क्या कर रहे हैं, सेटअप कर रहे हैं।
क्यों कर रहे हैं? किसको देखते हुए, किसको मद्देनजर रखते हुए? साइक्लोनिक स्टॉर्म को मद्देनजर रखते हुए वायरलेस कम्युनिकेशन लगा रहे हैं। अच्छा, साइक्लोनिक स्टॉर्म को मद्देनजर रखते हुए वायरलेस लगा रहे हैं, इसका मतलब ही तो यही है कि वहां पे वायर्ड कम्युनिकेशन काम नहीं करेगा, तभी तो वायरलेस कम्युनिकेशन लगा रहा है। भाई वायरलेस कम्युनिकेशन लगाना है तूफान को देखते हुए, क्योंकि वायर्ड कम्युनिकेशन वहां पे काम नहीं करेगा, है ना? हाँ जी। चलिए साहब, तो हाल ही में, हाँ, तो ये क्या था कि जो मेंबर्स हैं, जो समिति के सदस्य हैं, उनमें ना विशेषज्ञता है, तभी तो समिति बनाई, बिल्कुल सही बात है। दूसरा है कि वो अपने दस्तावेजों को नष्ट कर देंगे। दस्तावेजों को नष्ट कर देंगे, कौन नष्ट कर देंगे? जो जो जिम्मेदार लोग हैं इस गिरावट के लिए, वो अपने दस्तावेज नष्ट कर देंगे। तो ये जो पूर्व धारणा है, ये कथन का क्या कर रही है? कथन का विरोध कर रही है कि कथन में तो समिति बनाई गई है इन जिम्मेदार लोगों को पकड़ने के लिए, और हम कह रहे हैं कि जिम्मेदार लोग अपने दस्तावेज को क्या कर देंगे? नष्ट कर देंगे। हैं? तो बचा के कैसे छुड़ा के भागोगे जिम्मेदार लोगों को? जिम्मेदार लोगों को पकड़ने के लिए ही तो ये समिति बनाई गई है। ये संगठन क्यों बनाया गया? ताकि जो इसके जिम्मेदार लोग हैं उनको पकड़ा जा सके, ना कि उनको बचाया जा सके। तो ये जो बात आप कह रहे हो, ये कथन का क्या कर रही है? विरोध कर रही है ना? और ये कथन के फेवर में है, ये कथन के फेवर में है, ये कथन के फेवर में है। जी, यात्री कार निर्माता कंपनी के, कोई एक कार निर्माता कंपनी है, कोई एक कार निर्माता कंपनी उसके प्रबंधन ने बाजार में मांग की है ना? कोई कार निर्माता कंपनी है, उसका एक डायरेक्टर है, डायरेक्टर उसने क्या किया है? बाजार में मांग की कमी को ध्यान में रखते हुए अपने कर्मचारियों की संख्या घटाने का निर्णय लिया। उसके यहाँ पहले 100 एम्प्लॉय काम करते थे। कितने एम्प्लॉय काम करते थे उसके यहाँ? उसके यहाँ पहले 100 एम्प्लॉय काम करते थे, लेकिन 100 की जगह अब उसने कर दिए 40। 100 की जगह 40 कर दिए उसने, 40 रख लिए और उसने 60 निकाल दिए, है ना? एक डायरेक्टर है किसी कार निर्माता कंपनी का, ठीक है, उसने अपने यहाँ से अपने यहाँ से 60 बच्चों को तो बाहर फेंक दिया, मतलब 60 लोगों को नौकरी से निकाल दिया, 40 को रख लिया। पहला जम्पशन है, द डिमांड ऑफ कार मैन्युफैक्चर बाय द कंपनी में कंटिन्यू टू बी लोअर इन द नियर फ्यूचर। ये कह रहे हैं कि हो सकता है आने वाले भविष्य में भी आने वाले भविष्य में भी, है ना, जो डिमांड है वो कम रहेगी। अच्छा एक बात बताओ, आने वाले भविष्य में डिमांड कम रहेगी, कार निर्माता कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज क्यों निकाले होंगे? क्या इसलिए एम्प्लॉय निकाले गए कि इस महीने डिमांड कम है तो एम्प्लॉय निकाल दिए, अगले महीने डिमांड शुरू होगी तो हम एम्प्लॉय को दोबारा से रख लेंगे? अगर किसी डायरेक्टर ने अपनी कंपनी से एम्प्लॉयज को निकाला है, तो उसने अगले साल तक का प्रिडिक्शन किया होगा, उसने अगले साल तक का डेटा निकाला होगा, और अगले साल तक का डेटा निकाल के उसको पता चला होगा कि हाँ, कि मेरी तो बेटा मैनू मतलब मेरी तो कमी है, डिमांड है, मार्केट में इतनी जरूरत नहीं है गाड़ियों की। हमारी जो कार कंपनी है ना, हमारी जो कंपनी की कार है वो मार्केट में उतनी डिमांड नहीं है उसकी, और उसकी डिमांड डे बाई डे घटती चली जा रही है।
उसी रीजन से तो उसने अपने एम्प्लॉय निकाले भाई। ये सोचकर थोड़ी निकाले होंगे कि हाँ भैया इस महीने डिमांड कम हो गई तो निकाल दो, अगले महीने डिमांड बढ़ जाएगी तो रख लेंगे हम दोबारा से। ऐसा तो नहीं है। तो ये जो बात है ना बिल्कुल कथन को जस्टिफाई कर रही है, ये बात बिल्कुल कथन के फेवर में है, कथन को जस्टिफाई कर रही है। दूसरा था कंपनी में बी एबल टू रन इट्स ऑपरेशन विद द रिड्यूस वर्कफोर्स। ये कह रहे हैं कि कंपनी जो है इन 40 लोगों से चल सकती है। अरे यार सीधी सी बात है, अगर ये कंपनी 40 लोगों से नहीं चलती है ना, तो फिर वो जो डायरेक्टर है वो एम्प्लॉयज को निकालते ही क्यों? सीधी सी बात है, कंपनी चल सकती है घटे हुए कर्मचारियों से, उतने ही कर्मचारी निकाले गए हैं जिसके बावजूद हम अपनी कंपनी को चला सकें, जिसके बावजूद हम अपनी कंपनी को क्या कर सकें, अपनी कंपनी को चला सकें, है ना। हाँ जी। पटना किस डेट को आएंगे? 18 अक्टूबर को एसएससी एमटीएस का पेपर है। एमटीएस के पेपर चल रहे हैं भाई पटना में, 18 अक्टूबर का पेपर है एमटीएस का। पटना आएंगे 18 अक्टूबर को। बेटा अब एमटीएस का एग्जाम तो अब चल ही रहा है तुम्हारा, नवंबर तक चलेगा, तो किसी न किसी दिन तो किसी न किसी बच्चे का पेपर होगा ही, है ना। हाँ जी। चलिए साहब, पहला स्टेटमेंट नहीं समझ आया? पहला स्टेटमेंट क्यों नहीं समझ आया तुम्हें? पहला स्टेटमेंट क्या था? ये कह रहे हैं कि भैया आने वाले भविष्य में भी जो डिमांड है वो कम रहेगी, बिल्कुल सही बात है। आने वाले भविष्य में डिमांड कम रहेगी इसलिए तो अपने डायरेक्टर ने एम्प्लॉयज को निकाल दिया। अगर आने वाले भविष्य में डिमांड कम नहीं होगी तो फिर डायरेक्टर अपने एम्प्लॉयज को निकालता क्यों? डायरेक्टर ने एम्प्लॉयज तभी तो निकाले क्योंकि आने वाले भविष्य में डिमांड कम रहेगी, है ना। हाँ जी। चलिए साहब, राज्य सरकार ने बेटा उस बात को वो, अच्छा ये बताओ, डायरेक्टर से अगर कोई सवाल करता कि तुम हमें निकाल क्यों रहे हो, डायरेक्टर से अगर कोई सवाल करता कि तुमने 60 एम्प्लॉय क्यों निकाल दिए, तो वो क्या जवाब देगा? क्या रीजन देगा इस बात का? वो यही तो कहेगा मैंने इसलिए एम्प्लॉय निकाल दिए क्योंकि अगली साल तक, पिछले कुछ सालों तक मेरी कार की कोई डिमांड ही नहीं है, मैं करूंगा क्या इन 100 आदमियों का? यही तो कहेगा वो। या फिर वो ये कहेगा कि इस महीने डिमांड कम है इसलिए मैंने एम्प्लॉय निकाले हैं। बताओ, सिर्फ एक महीने की वजह से थोड़ी एम्प्लॉय निकलेंगे, आने वाले भविष्य में भी डिमांड कम रहेगी इसलिए एम्प्लॉय निकाले गए हैं। वो उसको फेवर कर रही है। राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी की है कि सभी कोचिंग संस्थान अपने शिक्षकों के परिचय, है ना, जितनी भी कोचिंग है ना, जितनी भी कोचिंग है सारे अपने शिक्षकों के परिचय, है ना, आइडेंटिटी कार्ड दे, है ना, शुल्क संबंधी पूर्व विवरण दे, है ना, के साथ अपना पंजीकरण शीघ्र कराओ। समझ रहे हो? हाँ जी। किसके साथ रजिस्ट्रेशन कराना है, रजिस्टर किसके साथ कराना है ना, किसके साथ कराना है? डिटेल्स ऑफ फीस, फीस की डिटेल दो, है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर की डिटेल दो, और फैसिलिटीज एंड बायोडेटा ऑफ टीचर। ठीक है, ये कह रहे हैं कि सारी की सारी कोचिंग इंडस्ट्री रजिस्ट्रेशन करा ले फटाफट से। कैसे रजिस्ट्रेशन कराएं? बायोडेटा ऑफ टीचर्स, सबसे पहले बायोडेटा चाहिए उनको। फिर उनको चाहिए कि तुम क्या फैसिलिटीज दे रहे हो बच्चों को, आप बुक्स दे रहे हो, है ना, आप बच्चों को ड्रेस दे रहे हो, आप बच्चों को एसी में बैठा रहे हो, पंखे में बैठा रहे हो, नहीं, फैसिलिटी यानी कि स्टडी मटेरियल क्या है तुम्हारा, तुम्हारा स्टडी मटेरियल क्या है ना, स्टडी मटेरियल तुम क्या दे रहे हो। तीसरा, तीसरा तुम्हारा इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है ना, तुम्हारे पास एसी है, तुम्हारे पास पंखे हैं, कूलर है,
तुम लोहे की कुर्सी पे बैठा रहे हो, लकड़ी की वो कुर्सी पे बैठा रहे हो, या फिर तुम फर्श पे बैठा रहे हो, जमीन पे। हाँ जी। और तुम फीस कितनी ले रहे हो बच्चे से, है ना? है ना, सरकार ने कहा है सभी कोचिंग वालों से, बेटा ये 4 चीजें हमें दे दो तुम, और फिर अपना रजिस्ट्रेशन करा लो इन चारों चीजों के साथ। तो पहला जंक्शन है ऑल दोज कोचिंग क्लासेस विच डोंट हैव इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टीचर्स मे बी क्लोज डाउन। ये कह रहे हैं जिन कोचिंग क्लासेस के पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जिनके पास टीचर नहीं है, वो कोचिंग बंद हो जाएंगी। मेरे दोस्त, मेरे भाई, ये बताओ, जिन कोचिंग क्लासेस के पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, टीचर नहीं है, वो कोचिंग क्लास खुल के करेगी क्या भाई? है? जिन कोचिंग क्लासेस के पास, है ना, टीचर्स नहीं है, जिन कोचिंग क्लासेस के पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उस कोचिंग को खोल के हम करेंगे भी क्या? उस कोचिंग को खोल के हम करेंगे भी क्या? तो ऑब्वियस सी बात है, वो कोचिंग तो बंद हो जाएगी, है ना? वो कोचिंग तो बंद हो जाएगी, बिल्कुल बंद हो जाएगी। ठीक है। आरआरबी एग्जाम डेट दिया है, देखो आरआरबी की प्रैक्टिस में बहुत जल्द शुरू करने वाला हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर, है ना? आरआरबी की प्रैक्टिस हम अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत जल्दी, है ना, बहुत जल्द स्टार्ट करने वाले हैं, चिंता मत करो। क्योंकि आरआरबी के जो एग्जाम्स हैं, एएलपी का एग्जाम आ चुका है, ठीक है, एएलपी का एग्जाम आ चुका है, जेई का पेपर आ चुका है, आरपीएफ के 2 पेपर आ चुके हैं, कांस्टेबल एंड कांस्टेबल, और तुम्हारा यूपी कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर, समझ रहे हो? एनटीपीसी का पेपर आ चुका है, समझ रहे हो? ग्रुप डी का पेपर आ चुका है। तो रेलवे के काफी एग्जाम है, एएलपी, जेई, आरपीएफ, एनटीपीसी, ग्रुप डी, ये सारे एग्जाम अब, है ना, सारे एग्जाम नवंबर से शुरू हो जाएंगे। टेक्नीशियन का पेपर आ चुका है ना? नवंबर से दिसंबर से सारे रेलवे के एग्जाम शुरू होने वाले हैं। नवंबर के लास्ट, दिसंबर के फर्स्ट वीक से ये सब शुरू हो जाएंगे पेपर, एक एक करके, एक एक करके, एक एक करके। कुछ लोग, कुछ एग्जाम्स के तो फॉर्म शायद अभी आप भर सकते हो, एनटीपीसी के फॉर्म भर सकते हो अभी शायद, और कौन से एग्जाम के फॉर्म भी भर सकते हो, एएलपी के फॉर्म भी शायद अभी आप भर सकते हो, है ना? कुछ एग्जाम्स के फॉर्म तो अभी निकले ही हुए हैं, है ना? समझ रहे हो ना? हाँ जी। सारा देखो, इन सब का जो लेवल है ना, मैं आप लोगों को बता दूं, इन सब का लेवल बहुत इजी है, बहुत आसान है। किसी में 20 क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग के, किसी में 25 आते हैं, किसी में 30, किसी में 35, है ना? किसी में 30, किसी में 35। मेरे ख्याल से इनमें 30 30 क्वेश्चन है, इसमें 35 क्वेश्चन है ना? 25 20, मतलब 20 25 30 35, इस तरीके से रीजनिंग के क्वेश्चन है तुम्हारे। हाँ जी। भाई एएलपी, टेक्नीशियन और जेई में रीजनिंग में 25 25 क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना? और कांस्टेबल एसआई में रीजनिंग के 35 35 क्वेश्चन आना है, एनटीपीसी और ग्रुप डी में आ रहे हैं 30 30 क्वेश्चन। यस। 12 का आंसर नहीं हुआ, 12 का आंसर नहीं हुआ, 12 का आंसर हो तो गया। अच्छा, दूसरा नहीं है, सभी कोचिंग संस्थान अब इसके बाद विद्यार्थियों से समान शुल्क ले सकते हैं। ये कह रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन के बाद में विद्यार्थियों से समान शुल्क लिया जाएगा। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, अच्छा ये बताओ, हर कोचिंग संस्थान समान शुल्क कैसे ले सकती है? मान लो कोई एक ऐसी कोचिंग है, कोई एक ऐसी कोचिंग है, कोई एक ऐसी कोचिंग है जो बच्चों को बैठा रही है फर्श पे, कोई एक ऐसी कोचिंग है जो बच्चों को बैठा रही है चेयर पे, कुछ कोचिंग है जो बच्चों को सोफे पे बैठा के पढ़ा रही है, कुछ कोचिंग है जिसमें सिर्फ पंखा लगा है, किसी कोचिंग में कूलर लगा है, और कुछ कोचिंग है जो आपको एसी में बैठा के पढ़ा रही है। समझ रहे हो? तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो आपको दिया जाएगा, तो फीस तो भैया उसके अकॉर्डिंग ली जाएगी।
मान लो कुछ कोचिंग से जो आपको कुछ नहीं दे रहे, कुछ कोचिंग से आपको बैग्स भी दे रहे हैं, बुक्स भी दे रहे हैं, है ना। तो जो फीस है वो तो बेटा फैसिलिटीज के अकॉर्डिंग डिसाइड होगी ना। कुछ कोचिंग है जिसमें आपके स्टूडेंट ही आपको पढ़ा रहे हैं, कुछ कोचिंग है जिसमें 10-15 साल के एक्सपीरियंस टीचर पढ़ा रहे हैं आपको, इंडिया के टॉप टीचर। तो टीचर टू टीचर भी तो डिपेंड करेगा ना कि फीस क्या ली जाएगी। तो किसी भी कोचिंग की जो फीस है वो उस कोचिंग के इंफ्रास्ट्रक्चर पे डिपेंड करती है, जो फैसिलिटीज हैं उस पर डिपेंड करती है, और टीचर्स पे डिपेंड करती है। तभी तो ये सारी डिटेल मांग रहे हैं, क्योंकि वो क्या करेंगे कि इस फीस को जस्टिफाई करेंगे इन तीनों डेटा से। भैया तुम्हारा इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, तुम्हारी फैसिलिटी क्या है, तुम्हारे टीचर्स कौन है, इसके हिसाब से तुम क्या फीस ले रहे हो। अगर वो जस्टिफाई है तो तुम्हारा रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, वरना रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तुम्हारा। समझ रहे हो। हाँ जी। तो जिन कोचिंग के पास ये चीजें नहीं है वो तो बंद हो जाएंगी, तो पहला तो बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहे हैं कि कोचिंग जो फीस है वो यूनिफॉर्म है ना, यूनिफॉर्म नहीं हो सकती। एनटीपीसी का हो जाएगा बेटा, अगले साल होगा 2025 में, जनवरी फरवरी के बाद। तो कोचिंग की जो फीस है ना वो यूनिफॉर्म नहीं हो सकती है। सभी कोचिंग संस्थान अब इसके बाद विद्यार्थी समान समान शुल्क नहीं ले सकते, क्योंकि शुल्क जो होता है फीस का वो काफी चीजों पर डिपेंड करता है। शुल्क जो है काफी चीजों पर डिपेंड कर सकता है। यहाँ पर यूनिफॉर्म फीस का मतलब ये होता है कि एक जैसी फीस, जैसे एक कोचिंग में ले रहे हैं 100 रुपए, तो दूसरी में भी 100 रुपए, तीसरी में भी 100 रुपए, है ना। दिस इज द मीनिंग ऑफ यूनिफॉर्म। बेटा 18 अक्टूबर को ही होगा, अब तो सब कुछ हो गया, टिकट्स बुक हो गई, है ना। और तुम 20 अक्टूबर को कैसे बुला रहे हो भाई, 20 अक्टूबर को करवा चौथ है। यहाँ सारे टीचर्स फास्ट रखते हैं करवा चौथ का। तुम तुमसे 20 अक्टूबर को कैसे मिलने आ जाएंगे, हैं? उनका करवा चौथ का व्रत नहीं होगा सारे टीचर्स का। है। चलिए साहब, चलिए बनाइए इस क्वेश्चन को। जल्दी से। मार्ग एक्स में अधिक संख्या में गड्ढे होने के कारण निर्धारित समय पे हवाई अड्डा पहुंचना मुश्किल हो गया। एक रास्ता है, उसमें उस रास्ते में गड्ढे ही गड्ढे हैं। सड़क में गड्ढे हैं, गड्ढों में सड़क है, पता ही नहीं है। तो एयरपोर्ट पहुंचना बड़ा मुश्किल हो गया हमारे लिए। तो रीचिंग एयरपोर्ट इन टाइम मे नॉट बी ऑलवेज नेसेसरी। ये कह रहे हैं रेलवे एयरपोर्ट पहुंचना कोई जरूरी थोड़ी है समय से तुम एयरपोर्ट पहुंचो। भाई तुम भारतीय हो, है क्या कह रहे हो भाई, समय से एयरपोर्ट पहुंचना जरूरी नहीं है। तो ये अजम्पशन क्या हो गया, ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया, है ना। बहुत बड़े। दूसरा है हवाई अड्डे तक और कोई दूसरा आसान सुविधाजनक मार्ग नहीं है। देखो, अगर मान लो हवाई अड्डे तक पहुंचने का, अगर हवाई अड्डे तक पहुंचने का कोई आसान सुविधाजनक मार्ग होता, तो हम ये कंप्लेन क्यों करते कि हमारा हवाई अड्डा पहुंचना मुश्किल है। मान लो हम कह रहे हैं कि भैया हमारा हवाई अड्डा पहुंचना मुश्किल हो गया है, मुश्किल, है ना। इसका मतलब यही तो है कि कोई और आसान दूसरा सुविधाजनक मार्ग नहीं है। अगर कोई दूसरा आसान सुविधाजनक मार्ग होता तो फिर हवाई अड्डा पहुंचना मुश्किल कहाँ होता, फिर तो हम उस आसान मार्ग को फॉलो कर लेते। तो सीधी सी बात है, देयर इज नो अदर कन्वीनियंस रोड टू द एयरपोर्ट। कोई दूसरा आसान, है है ना, कोई दूसरा आसान सुविधाजनक मार्ग नहीं है, बिल्कुल सही बात है। कोई दूसरा आसान सुविधाजनक मार्ग नहीं है, बिल्कुल सही बात है। अगर कोई दूसरा आसान सुविधाजनक मार्ग होता तो हम कंप्लेन ही क्यों करते कि हम हवाई जहाज लेट पहुंचे हैं। हम बिल्कुल कंप्लेन नहीं करते बेटा कि हम लेट पहुंचे हैं, फिर तो हम टाइम पे पहुंचे।
हाँ जी। तो यदि नियोक्ता आपको भविष्य निधि के अंशदान का भुगतान नहीं करता है तब आप न्यायालय के पास क्यों नहीं जाते हैं? ये कह रहे हैं कि वाई डोंट यू गो टू द कोर्ट इफ द एम्प्लॉयर डजंट पे यू द प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन। आपने पीपीएफ का नाम सुना? पीपीएफ, प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन होता है पीपीएफ। ठीक है, पीपीएफ नहीं, पीएफ कह लो जिसको। पीएफ, पीएफ क्या होता है? जैसे आपकी सैलरी है समथिंग एक्स वाई जी, इसमें से क्या होता है, सरकार आपसे 100 रुपए लेती है, सपोज दैट। तो जितने रुपए आपसे लेती है ना आपकी सैलरी से, उतने ही रुपए सरकार कंपनी से भी लेती है। अगर वो आपसे लेगी बेटा 200 रुपए तो कंपनी से भी 200 लेगी, आपसे लेगी 1000 तो कंपनी से भी 1000 लेगी। समझ रहे हो? और ये पीएफ आपका हर महीने जमा होता रहता है, जमा होता रहता है। फिर जब आप कंपनी छोड़ते हैं तो आप ये सारा का सारा पीएफ इकट्ठा ले सकते हो जब आप कंपनी छोड़ोगे। तो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर मान लो कोई आपकी कंपनी है, प्राइवेट कंपनी, जहां आप तो अपनी तरफ से पीएफ जमा कर दे रहे हो लेकिन कंपनी आपका पीएफ जमा नहीं कर रही, तो आप कोर्ट का सहारा ले सकते हो। आप किसके पास जा सकते हो? कोर्ट के पास जा सकते हो। तो पहला एग्जाम्पशन है, नियोक्ता और कर्मचारियों में यदि विवाद हो तब न्यायालय हस्तक्षेप करेगी। बेटा न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगी तो कौन करेगा? अगर दो लोग भिड़ रहे हैं आपस में तो ऑब्वियस सी बात है न्यायालय हस्तक्षेप करेगी, बिल्कुल करेगी। दूसरा, इट इज, है ना, कंपलसरी फॉर द एम्प्लॉयर टू पे द प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन टू द एम्प्लॉय। सही बात है, ये कंपलसरी है। अगर कंपलसरी नहीं होता, है ना, अगर कंपलसरी नहीं होता, ये बताओ, अगर कंपलसरी नहीं होता तो फिर हम ये क्यों कहते हैं कि भैया कोर्ट के पास जाओ? कंपलसरी है तभी तो हम कह रहे हैं कि अगर आपको पीएफ नहीं दे रही कंपनी तो आप कोर्ट के पास जाओ, क्योंकि किसी भी कंपनी का अपने एम्प्लॉय को पीएफ देना कंपलसरी है। अगर कंपलसरी नहीं होता तो फिर हम ये क्यों कहते हैं कि कोर्ट के पास जाओ? कंपलसरी है तभी तो हम कह रहे हैं कि कोर्ट के पास जाओ। कंपलसरी है तभी तो हम कह रहे हैं कि कोर्ट के पास जाओ। हाँ, जीएस कैसे करना है स्टडी शेड्यूल? बेटा जीएस कैसे करना है यार, ये तो तुम खुद बता पाओगे ना। इसका स्टडी शेड्यूल तो आप खुद बना पाओगे ना। जीएस कैसे पढ़नी है? क्यों भाई? जीएस कैसे पढ़नी है इसका स्टडी शेड्यूल तो आप खुद बना पाओगे, खुद। हाँ जी। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, एक्स 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 देश के शस्त्र निरीक्षक वाई देश के सभी रासायनिक, एक्स देश के शस्त्र निरीक्षक वाई देश के वाई देश के वाई देश के सभी रासायनिक हथियारों की उपस्थिति का पता नहीं लगा पाए। देखो, एक कंट्री है एक्स, एक कंट्री है वाई। तो यहां से वेपन इंस्पेक्टर गए कंट्री वाई में, है ना। एक्स देश ने अपने किसको भेजा? अपने अपने इंस्पेक्टर्स को भेजा। वेपन वेपन्स इंस्पेक्टर्स को भेजा, है ना। वेपन इंस्पेक्टर को भेजा, है ना। वेपन इंस्पेक्टर्स
को भेजा कंट्री वाई में, लेकिन इनको खाली हाथ वापस आना पड़ा, खाली हाथ। ये बेचारे ये बेचारे गए तो थे बहुत जोश जोश में, लेकिन मुंह के बल गिर गए, है ना। ये गए थे जोश जोश में, हम वाई कंट्री में जाके उसके सारे सारे के सारे, है ना, सारे के सारे केमिकल वेपन्स का पता लगा लेंगे। इसने कितने केमिकल वेपन्स रखे हैं, इसके पास कितने केमिकल केमिकल वेपन्स हैं, ये सारे वेपन्स का पता हम लगा लेंगे। कितने केमिकल वेपन्स हैं, सारे केमिकल वेपन्स का पता हम लगा लेंगे। लेकिन वाई देश में एक भी केमिकल वेपन का पता नहीं लगा पाए, इनको खाली हाथ वापस आना पड़ा, खाली हाथ। तो पहला अजम्पशन है कंट्री एक्स अलाउ द वेपन इंस्पेक्टर ऑफ कंट्री वाई टू इंस्पेक्ट वेपन। अब ये कह रहे हैं देखो हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो, अब आप एक काम करो, है ना, टिट फॉर टैट कर लो। हमने अपने यहाँ से वेपन इंस्पेक्टर भेजे थे, तुम अपने वेपन इंस्पेक्टर हमारे यहाँ भेज दो। हमने अपने भेजे, तुम अपने भेज दो, तुम पता लगा के दिखा लो हमारे पास केमिकल वेपन है कि नहीं। हमने अपने यहाँ से हमने अपने यहाँ से वेपन इंस्पेक्टर भेजे, हम पता नहीं लगा पाए, तो आप एक काम करो, तुम अपने यहाँ से भेज दो हमारे यहाँ। अरे ये कोई बात थोड़ी है टिट फॉर टैट, तुमने भेजे तो हम भी भेजेंगे। दूसरा, प्रेजेंस ऑफ केमिकल वेपन्स कैन नॉट बी डिटेक्टेड। अच्छा, अगर प्रेजेंस ऑफ केमिकल वेपन कभी डिटेक्ट नहीं हो सकती थी, अगर केमिकल वेपन्स अगर नहीं पता लगाए जा सकते, तो ये मूर्ख है जो अपने इंस्पेक्टर्स को भेज रहा है दूसरे देश में। अगर केमिकल वेपन डिटेक्ट नहीं हो सकते, तो क्या ये मूर्ख है जो अपने इंस्पेक्टर्स को वाई कंट्री में भेज रहे हैं? अरे डिटेक्ट हो जाएंगे तभी तो इंस्पेक्टर भेजे जा रहे हैं, वरना इंस्पेक्टर क्यों भेजते हैं? वरना इंस्पेक्टर क्यों भेजते? रासायनिक हथियारों की उपस्थिति का पता नहीं लगाया जा सकता। अरे पता लगाया जा सकता है, पता लगाया जा सकता है भैया, ये बात बिल्कुल गलत है कि रासायनिक हथियारों का पता नहीं लगा सकता। लगा सकते हैं, तभी तो वेपन इंस्पेक्टर बने, वरना वेपन इंस्पेक्टर बनते ही क्यों? अगर रासायनिक हथियारों का पता नहीं लगाया जा सकता, अगर ये बात सच होती, तो फिर तो वेपन इंस्पेक्टर बना ही नहीं जाते हैं। हथियारों का पता लगाने के लिए तो बनाए गए थे वो इंस्पेक्टर, कि हथियारों का पता लग सके। 14 का 14 का पहला अजम्पशन देखो, पहला अजम्पशन ये है कि कोर्ट कैन, जो कोर्ट है ना, अगर मान लो कोई कंपनी है ना, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर, दो चीजें होती हैं, एक तो होता है एम्प्लॉय, है ना, एक तो होता है एम्प्लॉय। एम्प्लॉय मतलब, एम्प्लॉइज मतलब कर्मचारी, कर्मचारी जो कंपनी में काम करता है। एक है एम्प्लॉयर जो उसको काम दे रहा है, एम्प्लॉयर काम देने वाला, एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर मतलब एम्प्लॉयर मतलब जो उसको काम दे रहा है, यानी कि खुद कंपनी कह लो, कंपनी, कोई भी कंपनी कह लो। एम्प्लॉयर मतलब नियोक्ता जो काम दे रहा है, और एम्प्लॉइज मतलब जो कर्मचारी है। अगर इन दोनों में लड़ाई होगी तो बीच में हस्तक्षेप कौन करेगा? बेटा कोर्ट ही तो हस्तक्षेप करेगी। तो यही तो पहला अजम्पशन है कि नियोक्ता और कर्मचारी के बीच में अगर कोई विवाद हुआ है, तब न्यायालय हस्तक्षेप करती है। तो बेटा अगर इनके बीच में कोई लड़ाई होगी, आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो और अगर आप कंपनी पे केस करते हो, तो तुम कोर्ट के पास ही तो जाओगे, और किसके पास जाओगे? हैं? 15 का पहले में क्या दिक्कत है बेटा? 15 का पहला यह है कि यहाँ से वेपन इंस्पेक्टर उठ के यहाँ पहुंच गए वाई कंट्री में। अब ये कह रहे हैं कि इस इसके जो वेपन इंस्पेक्टर के एक भी हथियार का पता नहीं लगा पाए। तो पहला जम्पशन ये है कि अब क्या करेगा कि कंट्री जो वाई है ना, अपने इंस्पेक्टर को एक्स में भेजेगा। अरे तो लॉजिकल है, क्योंकि एक्चुअली जो केमिकल वेपन्स थे ना, वो जो केमिकल वेपन्स थे बेटा, वो वाई कंट्री में पता लगाने थे, ना कि एक्स कंट्री में। तो वाई कंट्री में ढूंढने के लिए वाई कंट्री में ही वेपन इंस्पेक्टर्स को भेजा गया है, एक्स कंट्री में थोड़ी भेजना था हमें। तो एक्स कंट्री में क्यों भेजेंगे, इसलिए पहला गलत है। अच्छा, दूसरा इसलिए गलत है कि केमिकल वेपन्स का पता नहीं लगाया जा सकता। अरे क्यों नहीं पता लगाया जा सकता? केमिकल वेपन्स का पता लगाया जा सकता, तभी तो वेपन इंस्पेक्टर्स बने, है ना, तभी तो वेपन इंस्पेक्टर बने, वरना वेपन इंस्पेक्टर बनते ही क्यों है? 14 का दूसरे में क्या दिक्कत थी? नियोक्ता और कर्म, देखो ये कह रहे हैं कि किसी भी कंपनी के लिए अपने एम्प्लॉय को पीएफ देना अनिवार्य होता है। सही बात है, क्योंकि अनिवार्य नहीं होता तो फिर हम ऐसा क्यों कहते हैं कि अगर कंपनी आपको पीएफ नहीं दे रही तो तुम कोर्ट में जाओ?
हम इसलिए तो ये बात कह रहे हैं कि तुम अगर कंपनी तुम्हारा पीएफ नहीं दे रही तुम कोर्ट में जाओ। क्यों जाओ? क्योंकि हर कंपनी को अपने एम्प्लॉयज को पीएफ देना अनिवार्य है, इसीलिए ये वाला सही है 14 का दूसरा। इसीलिए 14 का दूसरा सही है। समझ रहे हो? हाँ जी। बालक को 5 या उसके लगभग अवस्था पर विद्यालय में प्रवेश करना वांछनीय है। हाँ जी। एट द एज it is desirable for the child to enter the school at the age of 5। उस आयु अवस्था पर बालक का विकास उचित स्तर पर पहुंच जाता है और वो सीखने के लिए तत्पर होता है। बिल्कुल सही बात है भैया। हम क्यों कहते हैं कि जब बच्चा 5 साल का हो जाए और तब उसको स्कूल में भेजना शुरू कर दो। बच्चे की स्कूलिंग कब से शुरू करते हैं? जब बच्चा 5 साल का होता है, क्योंकि उस अवस्था में उसका दिमाग का ना मेंटल ग्रोथ अच्छी लेवल की हो चुकी होती है और बच्चा सीखने के लिए चीजों को तत्पर होता है। दूसरा, स्कूल डोंट एडमिट चिल्ड्रन आफ्टर द एज ऑफ 6 ईयर। ये कह रहे हैं कि 6 साल के बाद उसको अलाउ नहीं करेंगे, है ना। 6 साल के बाद क्यों नहीं अलाउ करेंगे? बेटा बिल्कुल अलाउ करेंगे, ये गलत है। 6 साल तुम अपने बच्चे का एडमिशन देखो, ये कहते हैं कि इट इज डिजायरेबल कि 5 साल में एडमिशन करा दो, वरना, है ना, कानूनन तौर पे ऐसी कोई उम्र नहीं है। कानून में ऐसी कोई उम्र नहीं है ना। हमारे संविधान में ऐसी कोई उम्र नहीं लिखी हुई है बच्चे की कि बच्चा अगर इतने साल का है तो उसको स्कूल में एडमिशन कराना कंपलसरी है। कंपलसरी नहीं है, डिजायरेबल है कि 5 साल के बाद आप कभी भी अपने बच्चे को स्कूल में एडमिशन करा सकते हो, बट कंपलसरी नहीं है। तो इसलिए कोई भी स्कूल कॉलेज मना नहीं कर सकता 5 साल के बाद तुम चाहे 6 साल में एडमिशन कराओ, चाहे 7 साल में, चाहे 8 साल में, चाहे 9 साल में। हाँ, सीखने की कोई उम्र नहीं है, आप किसी भी उम्र में एडमिशन करा सकते हो किसी भी क्लास में। बस अपना जो कुछ प्राइवेट स्कूल्स होते हैं वो अपनी इमेज बचाने के चक्कर में, है ना, ज्यादा बड़ी एज में एडमिशन नहीं कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में विवाद के बारे में तो बोला ही नहीं है। अबे तुम बिल्कुल गधे हो क्या 1 नंबर के? कितनी बार तो समझा दिया 14 को, बार बार 14 के पीछे पड़ गए हैं। कौन से विवाद के बारे में नहीं बोला? ये कह रहे हैं कि नियुक्त और कर्मचारी में यदि विवाद हो तब न्यायालय हस्तक्षेप करते हैं। ये बात 100% ट्रू है। जो फैक्ट्स होते हैं, जो तथ्य होते हैं, वो चाहे अजम्पशन हो, जो तथ्य होते हैं हमारे, है ना, जो फैक्ट्स होते हैं, जो यूनिवर्सल फैक्ट होता है, चाहे वो अजम्पशन हो चाहे कंक्लूजन हो, वो तो हमेशा से ये फैक्ट है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। तुम यूनिवर्सल ट्रुथ को झुठला दे रहे हो हैं। ये क्या कह रहा है? यदि नियोक्ता और आपको भविष्य निधि के अंशदान का भुगतान नहीं कर रहा, तो अगर कोई भुगतान नहीं कर रहा तो ये विवाद नहीं है। है, अगर आपको कोई सैलरी नहीं दे रही कंपनी तो ये विवाद नहीं है, ये विवादास्पद स्थिति नहीं है। तो तुम कहाँ जाओगे? अगर कोई कंपनी तुम्हें तुम्हारे काम का पैसा नहीं दे रही तो तुम कहाँ जाओगे? कोर्ट ही तो जाओगे। तो ये विवाद हुआ कि नहीं हुआ? है ये विवाद। अब तुम्हें बिल्कुल लिख के दिखाएं कि सर यहाँ तुम तो वर्ड टू वर्ड छांट रहे हो भाई। ओहो भाई साहब, ये पता है क्या है? जब बचपन में हमें वो नहीं पढ़ाते थे इंग्लिश का पैराग्राफ और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते थे, तो हम कहते थे ना वर्ड टू वर्ड छांट के वहीं से कॉपी पेस्ट, तुम वो काम कर रहे देखो। है कि तुमने देखा सर यहाँ पे विवाद शब्द का यूज हुआ, लेकिन यहाँ पे विवाद शब्द तो दिख ही नहीं रहा। ये एक एक वर्ड छाट रहा बच्चा। यदि नियोक्ता आपको भविष्य निधि अंशदान भुगतान, सर विवाद तो दिख ही नहीं रहा मेरे को। अरे तुम बिल्कुल घोंचू हो गया भाई, शब्द टू शब्द नहीं छाटने। क्वेश्चन की फीलिंग समझिए कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि अगर तुम्हारी कंपनी, है ना, तुम्हारी कंपनी तुम्हें पीएफ नहीं दे रही है तो तुम कोर्ट का दरवाजा खटखटाओ। इसका मतलब क्या है? अगर कंपनी पीएफ नहीं दे रही है तो विवाद उत्पन्न हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ पे विवाद लिखना जरूरी है। ये विवाद नहीं है कि कोर्ट ने एम्प्लॉय को पैसा पीएफ नहीं दिया, तो आदमी कहाँ जाएगा? कोर्ट जाएगा। उनसे बोला जा रहा है। क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि किसी भी कंपनी को अपने एम्प्लॉयज को पीएफ देना अनिवार्य होता है, इसीलिए दूसरा सही है। उसने बोला कि कोर्ट जाओ, कंपनी पैसा नहीं दे रही तो क्यों जाओ कोर्ट? क्योंकि जब कंपनी पैसा नहीं दे रही और तुम्हें पैसा नहीं दे रही तो तुम्हारी कंपनी के बीच में जो झड़प है, जो लड़ाई है, जो विवाद है पैसा ना देने का, उसमें हस्तक्षेप कौन करेगा? कोर्ट ही करेगा। इसलिए तुम्हें कहाँ भेजा गया? कोर्ट में भेजा गया। इसलिए पहला भी सही है। हैं? हाँ जी।
क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है कि किसी भी बच्चे को 5 साल की उम्र में एडमिशन कराना क्या होता है, एक डिजायरेबल है। तुम्हारी इच्छा है, तुम कराओ कराओ मत कराओ। ऐसी क्यों है? 5 साल की उम्र में बच्चे का एडमिशन कराना क्यों है? अब तुम ये कहोगे सर इसमें कहीं तो लिखा नहीं है कि बच्चे की मेंटल ग्रोथ अच्छी हो जाती है? क्योंकि इसके पीछे का कारण क्या है, 5 साल की उम्र में एडमिशन कराना क्यों डिजायरेबल हो जाता है, क्यों बोला जाता है कि बच्चे को 5 साल के बाद आप एडमिशन करा सकते हो? क्योंकि इसके पीछे का कारण है कि बच्चे की तब तक मेंटल ग्रोथ अच्छी हो जाती है। तो यही बोला गया तो सही है। दूसरा है कि स्कूल में एडमिशन नहीं होगा 6 साल के बाद। अबे भैया ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, ये डिजायरेबल है। ये डिजायरेबल है, डिजायरेबल ना कि कंपलसरी। समझ रहे हो? वांछनीय है ना, कंपलसरी नहीं है। कई विद्यार्थियों को मोबाइल गेम्स खेलने की आदत पड़ गई है और इसी कारण से वो पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो कई विद्यार्थी मोबाइल गेम्स के कारण पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। ये कह रहे हैं ना, कई विद्यार्थियों को मोबाइल गेम्स की आदत पड़ गई और वो पढ़ नहीं पा रहे। तो कई विद्यार्थी मोबाइल गेम्स के कारण पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, मोबाइल गेम्स के कारण ही विद्यार्थी परीक्षा में फेल होते हैं। मोबाइल गेम्स के कारण ही विद्यार्थी परीक्षा में फेल होते हैं। तुम ये बताओ, तुम सिर्फ मोबाइल गेम्स के कारण ही फेल हुए हो? है? हाँ जी, तुम कुल मोबाइल गेम्स के कारण ही फेल हुए हो? है? नहीं ना। तो मोबाइल फेल होने के पीछे कई कारण होते हैं, सिर्फ एक मोबाइल गेम्स ही कारण नहीं है। इन्होंने कहा कि मोबाइल गेम्स के कारण ही, इन्होंने ये नहीं कहा कि मोबाइल गेम एक फेल होने का कारण है, उन्होंने कहा मोबाइल गेम्स के कारण ही। इट इज बिकॉज ऑफ ओनली मोबाइल गेम्स दैट स्टूडेंट फेल इन द एग्जामिनेशन। है? मोबाइल गेम्स के कारण ही बच्चा फेल होता है, ये तो गलत है, क्योंकि वो कारण तो कई होते हैं। कृषि उत्पादन में कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग करने से मिट्टी और जल दूषित हो जाते हैं। सही बात है बेटा, कृषि उत्पादन में जो कीटनाशक का हम अत्यधिक उपयोग करते हैं उससे हमारी मिट्टी भी दूषित होती है और हमारा जल भी दूषित होता है ना। फसलों में उनका अंश रह जाता है और आखिरकार वे खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करते हैं, जिससे मानवों के लिए खतरा पैदा होता है। सही बात है बेटा, फसलों में उनका कीटनाशक, जैसे मान लो, तभी तो कहते हैं फल सब्जी को अच्छे से धोकर खाना चाहिए, क्योंकि जो फल सब्जियां होती हैं उनमें ना केमिकल्स लगे होते हैं, कीटनाशक लगे होते हैं, ताकि वो खराब ना हो जाए, सड़ ना जाए जल्दी जल्दी से उनको कीड़े खाना ले, टमाटर को, आम, है ना, फल सब्जी को। इसीलिए कहते हैं कि उनको अच्छे से धो के खाना चाहिए। तो पहला पहला पूर्व धारणा है, कृषि उत्पादन में कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग किया जाना लोगों के लिए अच्छा नहीं है। सही बात है बेटा, कीटनाशक का अधिक उपयोग लोगों के लिए अच्छा कहाँ है? क्योंकि जल दूषित हो रहा है, खाद्य श्रृंखला में आ रहे हैं हमारी। कृषि उत्पादन में कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग करने से जल पर बुरा प्रभाव पड़ता है। सही बात है बेटा, जल पे तो बुरा प्रभाव पड़ता ही है। साफ साफ बताया जा रहा है कि जल दूषित हो रहा है, साफ साफ बताया जा रहा है कि जल दूषित हो रहा है हमारा। राष्ट्रीय द्रुतगामी मार्ग एक सबसे चौड़ा द्रुतगामी मार्ग है। कुछ लोग इस मार्ग का इस्तेमाल करते हैं जब लोग कोई खाली और चौड़ी सड़क देखते हैं, तब वे तेज गति से वाहन चलाते हैं, जिससे दुर्घटनाएं होती हैं। ये कह रहे हैं एक बहुत बड़ा चौड़ा रोड है हमारे पास, बहुत बड़ा चौड़ा रोड है। 17 कथन का फेवर सेकंड पॉइंट है, तो गलत कैसे हो गया? तुम अपने घर का एड्रेस दो बेटा। इन्होंने क्या बोला? कई विद्यार्थी को मोबाइल गेम्स खेलने की आदत पड़ गई है और इसी कारण से वे खराब शैक्षिक प्रदर्शन करते हैं। कई विद्यार्थियों को, पहली बात तो उन्होंने ये नहीं बोला कि सभी विद्यार्थियों को, है ना, सभी वर्ड का यूज यहाँ पे नहीं हुआ है, उन्होंने बोला है कई। जबकि यहाँ पे क्या है, मोबाइल गेम्स के कारण ही विद्यार्थी परीक्षा में अनुत्तीर्ण होते हैं, इन्होंने बोला है यहाँ पे सभी। अब तुम कहोगे सर सभी तो लिखा नहीं है। बेटा सभी हिडन है, यहाँ पे तो तुम सभी विद्यार्थियों को फेल कर रहे हो, यहाँ पे कुछ विद्यार्थी हैं, यहाँ पे कई का मतलब क्या है, कुछ। यहाँ पे कुछ विद्यार्थी को मोबाइल गेम की आदत डाल रहे हो, फेल कर रहे हो तुम सारों को मोबाइल गेम की वजह से, तो ये गलत नहीं हो गया है? ये इसलिए गलत है, स्टेटमेंट के फेवर में है, लेकिन वहां कुछ की बात कर रहे हैं और हम निष्कर्ष में सभी की बात कर रहे हैं, है ना। तो कुछ को सभी में नहीं चेंज कर सकते। चलिए, ऑल एक्सीडेंट्स आर कॉज्ड बाय द एक्सेसिव स्पीड, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन।
है ना। जबकि कुछ लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, देखो कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग, समझ रहे हो इस मार्ग का, है ना, कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं। और जब लोग खाली और चौड़ी सड़क देखते हैं तो वो तेज गति से वाहन चलाते हैं, जिससे दुर्घटनाएं होती हैं। तो कुछ लोग ही हैं जो तेज गति से वाहन चला रहे हैं, जबकि यहाँ पे क्या है कि सभी दुर्घटनाएं अत्यधिक गति के कारण हो रही है। तो बेटा सभी थोड़ी हो रही हैं, कुछ ही तो लोग चला रहे हैं तेज गति, सारे थोड़ी चला रहे हैं, है ना। कुछ ही दुर्घटनाएं हो रही हैं तेज गति से, सारी दुर्घटनाएं नहीं हो रही हैं, तो इसीलिए गलत है। वही कंसेप्ट है यहाँ पर भी सम और ऑल का, कि स्टेटमेंट में तो बात हो रही है सम की, और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ऑल की। स्टेटमेंट में बात हो रही है कुछ लोगों की, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सभी लोगों की, है तो उसके फेवर में। लेकिन यहाँ पर सम और ऑल का डिफरेंस है ना। हाई स्पीड इंक्रीज द रिस्क ऑफ एक्सीडेंट, ये बिल्कुल सही बात है, हाई स्पीड इंक्रीज द रिस्क ऑफ एक्सीडेंट। टीम एक्स और टीम वाई, हमारे पास दो टीम है, टीम एक्स और टीम वाई। इन दोनों के बीच में एक फुटबॉल मैच है। वाई टीम द्वारा किए गए गोलों की कुल संख्या 5 थी, इसने 5 गोल कर दिए, जिनमें से तीन गोल बाएं पैर के खिलाड़ी ने किए, बाएं पैर के खिलाड़ी ने किए हैं 3, है ना। 5 में से 3 गोल बाएं पैर के खिलाड़ी ने किए हैं। अच्छा, स्टेटमेंट में कभी ये नहीं लिखा गया, मतलब स्टेटमेंट में ये नहीं लिखा गया कि हर बार की तरह इस बार भी बाएं पैर के खिलाड़ी ने 3 गोल किए। स्टेटमेंट में ये नहीं बोला गया है कि हर बार की तरह इस बार भी, उन्होंने बोला बस बाएं पैर के खिलाड़ी ने 3 गोल कर दिए। जैसे मान लो क्रिकेट का मैच हो रहा है आईपीएल का, और, है ना, और मान लो क्या कहते हैं उसको, आपका भुवनेश्वर, भुवनेश्वर को बैटिंग का मौका मिला था एक टेस्ट मैच में, और भुवनेश्वर ने एक ओवर में 4 छक्के लगा दिए थे टेस्ट मैच में। पता नहीं कौन सा मैच था, भुवनेश्वर कह रहा हूं मैं, बुमराह, बुमराह बुमराह को टेस्ट मैच में बैटिंग का मौका मिला, और बुमराह ने उस मैच में एक ओवर में 4 छक्के लगाए। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या बुमराह एक बहुत बढ़िया बैट्समैन है, तो ये बात क्या होगी, है? नहीं, क्योंकि पर्टिकुलर एक मैच में तो कोई भी परफॉर्मेंस दे सकता है, पर्टिकुलर एक मैच में कोई भी व्यक्ति परफॉर्मेंस दे सकता है। अगर मैं बोलूं हर बार की तरह इस बार भी बुमराह ने 4 छक्के मारे एक ओवर में, तो बात सही है। लेकिन मैं कह रहा हूँ बुमराह ने एक मैच में 4 छक्के मारे, अब किस मैच में मारे, क्यों मारे, बुमराह एक्चुअल में बैट्समैन है, बुमराह एक्चुअल में बॉलर है। हाँ, एक ओवर में उसने 36 रन बनाए थे, तो बट इट डजंट मीन कि बुमराह एक अच्छा बैट्समैन है ना, ये तो मतलब नहीं है ना इसका। हाँ जी। तो यहाँ पे ना, ये जो है ना, ये जो फॉलो वर्ड यूज हुआ है, फॉलो, फॉलो वर्ड यूज होता है बेटा निष्कर्ष के लिए, यहाँ पे निष्कर्ष के लिए। इन्होंने लिखा तो बेटा यहाँ पे अनुमान है, लेकिन एग्जैक्टली वो निष्कर्ष पूछना चाह रहे हैं, निष्कर्ष क्या है। जसप्रीत बुमराह ने मारे थे बेटा, जसप्रीत बुमराह और अश्विन, हाँ जी। तो बाएं पैर वाला खिलाड़ी गोल करने में माहिर था, ये बात इसके फेवर में है, स्टेटमेंट के फेवर में है। लेकिन क्योंकि ये फॉलो वर्ड यूज हुआ है, एज ए कंक्लूजन हमें चेक करना है, तो हम इस बात को कंक्लूड नहीं कर सकते कि बाएं पैर का खिलाड़ी गोल करने में माहिर था। ये कंक्लूजन पे नहीं आ सकते, क्योंकि पर्टिकुलर एक मैच में मारे हैं, हर मैच की जिक्र नहीं हो रहा है यहाँ पर, बस यही है कहानी। तो ये एज ए कंक्लूजन उन्होंने चेक कर लिया, ना कि एज ए अजम्पशन। 60% का तो जिक्र ही नहीं हो रहा है। 60, ये कह रहे हैं कि 60% खिलाड़ी लेफ्ट फुटेड थे, अरे एक बाएं पैर के खिलाड़ी की बात हुई है, बाकी कितने बाएं पैर के खिलाड़ी हैं ऐसा तो जिक्र ही नहीं है, कितने बाएं पैर के खिलाड़ी हैं ऐसा तो जिक्र ही नहीं है। चलिए साहब, लव यू गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।